हाय हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। माय नेम इज़ आलोक, आप लोग के बीच में आ चुके हैं एक नए वीडियो के साथ में। हमने पिछले वीडियो में बेसिक लॉ के सेकंड पार्ट समाप्त किया था। आज हम समाप्त करेंगे बेसिक लॉ के थर्ड पार्ट को। इस पर बात करने से पहले, इस टॉपिक पे बात करने से पहले आपसे निवेदन है कि हमारे यूट्यूब चैनल AK लॉ जुडिशरी सक्सेस पर जाकर आप लोग जो है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि हमारा जितना भी वीडियो को नोटिफिकेशन हो आप तक जो है सबसे पहले पहुंच जाए, जिससे अच्छे से आप लोग क्या करें, मेहनत करें। हाँ, हम अपने कुछ व्यूअर से बताना चाहेंगे, कुछ पूछ रहे थे कि कह रहे थे कि सर जो है ये UP APO का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा। हम सभी व्यूअर से यही कहना चाहेंगे कि आप लोग मेहनत करिए, नोटिफिकेशन जैसे आएगा सबको पता चल जाएगा, हम वैसे ही बता देंगे। पर अपनी मेहनत को जो है अपना जो है कायम बनाए के रखिए, यानी कि मेहनत करते रहिए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उस दिन से और मेहनत करना है, और जैसे एग्ज़ाम का डेट बुलाएगा कि आइए एग्ज़ाम दीजिए, तो आप पूरी तरह से जो ज्ञान का जो हथियार है उस चीज़ को अपने दिलो दिमाग में बैठा लीजिए और उसके बाद जाइए एग्ज़ाम दीजिए। आपको उम्मीद, हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी सेलेक्ट हो जाएंगे। हम इससे इतना खुशी हमको मिलेगा कि क्या बोलें, उसकी कोई शब्द नहीं है खुशी के। ठीक है, अब जैसे माँ बाप, आपके माँ बाप कितनी खुश होंगे, सोचिए। उनकी एक होता है कि हमारे बच्चे होते हैं ना कि हमारा बच्चा जो है सेलेक्ट हो जाए, उनका एक सपना होता है मेरा बच्चा भी सेलेक्ट हो जाए, कहीं पे पढ़ लिख रहा है, मेहनत कर रहा है। तो उनके बात पर अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करिए, साकार करिए और आप अच्छे से मेहनत करिए, आप जो है जिससे कि आने वाले समय पे आप एक अधिकारी के रूप में जाने जाएं और हर जगह मान सम्मान, बहुत सारी चीज़ें जो है आप आने वाले समय पे देखेंगे। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अपने टॉपिक पर। टॉपिक पे बात करते हैं, यानी कि IPC, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता 1860, जो इसकी अधिनियम संख्या है 45 दिया गया है। क्या दिया गया है? 45। इसमें जो अध्याय 1 है, अध्याय 1 में जो है 1 से लेके 5 तक जो धाराएं हैं वो दर्शित किए गए हैं। चलिए हम बात करते हैं सेक्शन 5 पे, यानी धारा 5 पे बात करते हैं। इसमें कहा, धारा 5 में क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कुछ विशेष उपबंध, यानी कि कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर IPC लागू नहीं होता है। क्या है? कुछ उपबंध ऐसे हैं जिन पर IPC जो है क्या होता है, लागू नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल में सेना, सेना जैसे कि थल सेना, वायुसेना यानी नौसेना, सेना जो है इन पर क्या होता है, IPC लागू नहीं है। इनका एक अलग ही जो है एक अधिनियम जो है न्यायालय है, जो सैनिक न्यायालय होता है। उस न्यायालय में जो अधिनियम, जो भारतीय सेना अधिनियम जो 1950 है, उस आधार पर जितनी भी कार्रवाइयाँ होती हैं वो सैनिक न्यायालय में होती हैं। ठीक है, ये चीज़ आपने देख लिया धारा 5 में। चलिए हम धारा यानी कि अध्याय 2 की बात करते हैं। हमने अध्याय 1 देख लिया, अब अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 में क्या दिया गया है? अध्याय 2 में जो है परिभाषा दिया गया है, यानी परिभाषा दिया गया है अन्य जितनी भी चीज़ है। ठीक है, जैसे अध्याय 2 यानी कि सबसे पहले आप याद रख लीजिए अध्याय 2 परिभाषा दिया गया है। चलिए हम सेक्शन 6 की बात करते हैं। सेक्शन 6 में देखिए क्या दिया गया है, कुछ विशेष उपबंध। सेक्शन 6 में दिया गया है कि कुछ विशेष उपबंध, यानी कि जो अन्य आपराधिक धाराओं जैसे कृत्य में लागू नहीं होंगे। ठीक है, जैसे अब देखिए IPC जो धारा 82 है, यानी कि धारा जो 82 है, इसमें क्या दिया गया है कि 7 वर्ष से कम के शिशु के लिए सजा नहीं है। यानी कि जो बच्चा 7 साल से कम का बच्चा है उसमें जो है सजा का कोई भी प्रावधान नहीं है, सजा नहीं है उसके लिए। ठीक है, अगर देखिए वो 7 साल का बच्चा, जो 7 साल के नीचे का बच्चा है, 3 साल 4 साल 5 साल, ऐसे बच्चे, उनको पता नहीं होता है, कि उनको इतनी समझ नहीं होती कि अपराध क्या है, अपराध कैसे किया जाता है, इतनी कोई भी समझ नहीं होती है। ठीक है, इसलिए उस बच्चे पर कोई भी सजा नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चों के लिए जो है विशेष उपबंध है कि ऐसे सजा बच्चों के लिए नहीं दिया गया है। ठीक है, उसको इतना समझ कुछ नहीं होता है। हाँ, अब चलिए हम बात करते हैं धारा 83 में। धारा 83 में देखते हैं जो 7 साल का बच्चा से लेकर 12 साल का बच्चा तक, ठीक है, 7 साल बच्चे से लेकर 12 साल के बच्चे के बीच में जो भी है, ठीक है, उसमें अगर कोई भी उसके द्वारा कृत ऐसे अपराध हो गए हैं, लेकिन अपराध हुआ, इसमें भी क्या दिया है कि सजा नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए 7 साल से लेकर 12 साल के बच्चों के लिए सजा का प्रावधान नहीं है। लेकिन
ऐसे कुछ विशेष उपबंध दिए गए हैं। जैसे कि अब इसमें क्या कहा गया, 7 साल के जो बीच के जो 7 साल से 12 साल के बच्चे हैं ना, उनके बीच में बस इतना क्या होता है, प्रूव करना पड़ेगा क्या, कि उसको, उस बच्चे को जो है कृत्य का ज्ञान था, जो उसने अपराध किया उसको उस चीज़ का ज्ञान था कि नहीं था। ठीक है, इस बात को प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं आगे क्या है सेक्शन 8 में। सेक्शन 8 में जो लिंग की बात की गई, यानी कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, जो लिंग यानी कि एक ही शब्द है। ठीक है, धारा 8 में हमने क्या देखा है, जो लिंग है यानी कि स्त्रीलिंग या पुल्लिंग जो है एक ही शब्द है। जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर यानी कि अब उसमें कोई भी डॉक्टर आ जाए, डॉक्टर शब्द एक ही शब्द से इंगित है ना, तो इसी प्रकार से जो लिंग है वो जैसे स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग यानी कि एक ही शब्द से जो है एक ही शब्द है लिंग। ठीक है, चलिए हम आगे बात करते हैं, धारा 10 की बात करते हैं। धारा 10 में क्या देखते हैं हम, धारा 10 में देखते हैं कि पुरुष और स्त्री। ठीक है, पुरुष और स्त्री यानी कि पुरुष की बात करते हैं पहले, किसी भी आयु का। ठीक है, किसी भी आयु का जो पुरुष है उसे हम पुरुष नाम से संबोधित, जो पुरुष शब्द दिया गया है, चाहे जो जो व्यक्ति जो पुरुष होगा वो किसी भी आयु का होगा, उसे हम पुरुष के नाम से ही संबोधित करेंगे। ठीक है, इस चीज़ को आप दिमाग में बैठाइएगा कि जो बच्चा होगा, बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग व्यक्ति तक, उनको हम क्या कहेंगे, पुरुष ही कहेंगे। ठीक है, अब जैसे लड़की और औरत को क्या कहेंगे, अच्छा पुरुष को एक रूप से क्या कहते हैं, नर कहते हैं। जैसे नर नारी होते हैं ना, नर, उसको पुरुष को हम नर भी कहते हैं। चलिए जैसे दूसरा देखते हैं लड़की, लड़की औरत को जो है स्त्री से संबोधित किया जाएगा, चाहे वो लड़की बच्ची हो या कोई बुजुर्ग महिला हो, उसको क्या कहेंगे, हम स्त्री शब्द से ही संबोधित करेंगे। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। चलिए हम बात करते हैं अपने अगले टॉपिक पे। चलिए देखिए धारा 11 यानी सेक्शन जो 11 है, इसमें व्यक्ति की बात किया गया है। व्यक्ति जैसे कंपनी, फैक्ट्री आदि को क्या कहेंगे, व्यक्ति से संबोधित किया जाएगा। ठीक है, धारा देखिए 9 क्या कहा है, 9 धारा 9 में वचन की बात किया गया है, यानी कि एक वचन और बहुवचन, ये जो है जो शब्दों की व्याख्या होती है, धारा 9 में यही दिया गया है कि वचन यानी कि एक वचन, बहुवचन की जो शब्दों की व्याख्या होती है वो धारा 9 में बताया गया है। फिर हम आगे चलते हैं धारा 19 में। धारा 19 यानी सेक्शन 19 में चलते हैं। जो धारा 19 में क्या देखते हैं, धारा 19 में देखते हैं न्यायाधीश, यानी कि न्यायाधीश के द्वारा, यानी कि ऐसा कोई भी व्यक्ति, ठीक है, ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा न्याय के लिए आबद्ध है। इतना जानते रहिए कि न्याय जो है, जो न्यायाधीश के आधार पर अगर वहाँ जाएगा कार्रवाई पे, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जो विधि द्वारा जो है न्याय के लिए आबद्ध होगा ही होगा। ठीक है, ये डेफिनेटली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चलिए धारा 20 की बात करते हैं। धारा 20 में जो है न्यायालय की क्या है परिभाषा, यानी कि न्यायालय का डिफिनेशन दिया गया है धारा 20 में। चलिए अच्छा एक चीज़ और हम आपको बता देंगे कि जो सिविल, जैसे कि जो जज और मजिस्ट्रेट में अंतर क्या है। जज और मजिस्ट्रेट में अंतर बस, जैसे सिविल जज हैं जो दीवानी मामले यानी कि जिसको हम व्यवहारिक मामला कहते हैं, वो जो जैसे निचली अदालत में उसको हम क्या कहेंगे, सिविल जज। फिर जैसे डिस्ट्रिक्ट आधार पर जाएंगे तो हम जिला न्यायाधीश कहेंगे, यानी कि जिला जज बोलेंगे। पहले निचली अदालत में हम उनको सिविल जज भी बोलेंगे। ठीक है, हम व्यवहारिक मामले जो सिविल केसेस देखते हैं, जो सीपीसी के आधार पे रिलेटेड है, वो जो निचली अदालत में उनको भी सिविल जज ही कहेंगे। ठीक है, जैसे जिला स्तर पे जाएंगे तो उनको जिला न्यायाधीश कहा जाएगा। ठीक है, जो सिविल मामले देखेंगे जिला जज, उनको हम क्या कहेंगे, जिला जज कहेंगे। चलिए अब बात करते हैं हम ये जो है फौजदारी मामले, जैसे जो क्रिमिनल केसेस होते हैं। क्रिमिनल केस में जो निचली अदालत में क्या होता है, वो मजिस्ट्रेट यानी फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास के जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो निचली अदालत में देखते हैं। ठीक है, जैसे ही फौजदारी मामला जो निचली अदालत में देखते हैं, उसकी जैसे ही ऊपर न्यायालय यानी कि जिला स्तर पर जाएंगे तो वहाँ सत्र न्यायालय होता है, यानी कि सेशन कोर्ट होता है, जो वहाँ सत्र न्यायालय में एक सत्र न्यायाधीश होगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। न्यायाधीश जो है जिला स्तर पे न्यायाधीश ही बोलेंगे। एक जिला न्यायाधीश जो है सिविल कोर्ट में बोलेंगे, सिविल न्याय मतलब मामलों में, और जो क्रिमिनल है जो सेशन कोर्ट यानी उसको हम जिला स्तर पे क्या बोलेंगे, सत्र न्यायाधीश। ठीक है, अब जैसे हाई कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट में जाने पे जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पे क्या बोलेंगे,
हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जो हमारे जस्टिस जो जज बैठते हैं उनको हम क्या बोलेंगे, न्यायमूर्ति। आपने देख लिया जो है जज और मजिस्ट्रेट में अंतर। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं 34 की बात, यानी कि सामान्य जो आशय होता है। सामान्य आशय पर जो है कुछ केस आए थे, जैसे कि पहला केस हम आपको बताते हैं कि ऋषि देव वर्सेस यूपी सरकार 1955 में आया था। इसमें इन्होंने बताया है कि ये जरूरी नहीं है योजना जो है पहले से ही बनाई जाए, योजना जो है घटना स्थल पर हो सकती है। ठीक है, यानी कि इन्होंने बताया कि ये जरूरी नहीं है कि योजना पहले से ही बनाई जाए, योजना घटना स्थल पर भी जो है बनाई जा सकती है। चलिए हम दूसरी बात क्या करते हैं, भूप सिंह वर्सेस पंजाब राज्य, यानी पंजाब जो सरकार है वहाँ पे जो 1997 में जो केस आया था, उसने कहा कि सामान्य आशय पे बोला उन्होंने, जो केस दर्शित आया है मैटर, कहा कि योजना जो है घटना के दौरान भी हो सकती है, घटना के दौरान भी योजना हो सकती है। चलिए वरेंद्र कुमार घोष वर्सेस एम्परर, यानी कि 1924 में जो केस आया, इसमें क्या कहा गया कि किसी आशय की पूर्ति के लिए खड़े रहना भी क्या है, अपराध है। ठीक है, किसी आशय की पूर्ति के लिए खड़े रहता है अगर व्यक्ति, वो भी अपराधी कहलाएगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं धारा 17। धारा 17 में लोक की परिभाषा, यानी कि समुदाय या वर्ग की कोई भी, जैसे समुदाय या कोई भी वर्ग, इसमें लोक की परिभाषा दिया गया है। धारा 12 में क्या दिया गया, धारा 12 यानी कि सेक्शन 12 में दिया गया सरकार, यानी केंद्र सरकार या राज्य सरकार। ठीक है, सरकार शब्द में क्या इंगित है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार। सेक्शन 18 में क्या इंगित है, भारत, भारत यानी कि राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, यानी धारा 18 में भारत शब्द को दिया गया है इंगित। इसमें क्या दोनों किए गए हैं, राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। चलिए हम बात करते हैं अगले स्टेप पे। इसमें देखिए धारा जो 45 है, यानी जीवन की जो परिभाषा, यानी कि लाइफ डिफिनेशन जो दिया गया है, वो धारा किस में दिया गया, 45 में दिया गया है। धारा जो 46 में क्या दिया गया, धारा 46 में मृत्यु की परिभाषा दिया गया, धारा 46 में मृत्यु की परिभाषा दिया गया है। और धारा 23 में क्या दिया गया, सदोष लाभ और सदोष हानि, धारा 23 में सदोष लाभ और सदोष हानि। और धारा 40 में अपराध की परिभाषा दिया गया, धारा 40 में अपराध की परिभाषा दिया गया है। हमने देखो बेसिक लॉ जानना अति महत्वपूर्ण है, जिससे अगर बेसिक लॉ पता होगा तो मेजर एक्ट को आपको जानकारी बहुत अच्छे से हो जाएगी। जैसे मेजर एक्ट जैसे आईपीसी हो गया, सीआरपीसी हो गया, एविडेंस हो गया, इस आधार पर जब आपको बेसिक पता होगा तो उसको समझदारी के साथ बहुत अच्छे समझ सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं, हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।